नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं और देख लेते हैं कि आज की चार बड़ी खबरें कौन सी होंगी। पहली बड़ी खबर हम लेंगे जहां पर पवार और ममता के राहुल से खुन्नस, ममता के विरोध में अधीर रंजन चौधरी को महत्व देना सबसे बड़ा कारण, अधीर और येचुरी के प्रति राहुल का लगाव। दूसरी बड़ी खबर हम लेंगे जहां पर बसपा की कमजोरी का लाभ उठाने में जुटी बीजेपी के खिलाफ 5 साल में बसपा का कोई बड़ा अभियान नहीं, सवर्ण और पिछड़े वर्ग की वोटों पर बीजेपी की नजर। तीसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर पंजाब की नई सियासत की शुरुआत, मनजिंदर सिंह सिरसा ने थामा बीजेपी का दामन, क्या पंजाब फतेह करने का नया सियासी दाव। तीसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी गैस त्रासदी की बरसी आज, जहां पर 37 साल बाद ये बरसी है। 37 साल बाद भी पीड़ितों के जख्म नहीं भरे हैं। इतिहास बनी त्रासदी का दंश आज भी झेल रही है तीसरी पीढ़ी। रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर क्या वाकई शरद पवार और ममता बनर्जी कांग्रेस की रणनीति को दरकिनार करने में लगे हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पवार और ममता की राहुल से खुन्नस है। सुप्रीमो शरद पवार और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी दोनों कांग्रेसों के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से नाराज रहते हैं। पवार ने तो पहले कई बार सोनिया गांधी के सामने ये कहा है कि गठबंधन और सीट बंटवारे आदि के बारे में उन्हीं से बात करेंगे, राहुल से नहीं। इस तरह जुलाई में अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान ममता बनर्जी ने सिर्फ सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा था। मुलाकात के दौरान राहुल गांधी भी थोड़ी देर के लिए आ गए थे। अधीर और येचुरी के प्रति राहुल के लगाव के कारण ही ममता ने उन पर निशाना साधा और भाजपा की लाइन जाकर राहुल की इस बात के लिए आलोचना कर दी है। वो विदेश में रहते हैं और उस तरह से शरद पवार ने एक समय में ये कहा था कि राहुल राजनीतिक रूप में नासमझ है, उनकी खुन्नस कई कारणों से है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर ममता के विरोधी अधीर रंजन चौधरी को महत्व देना, अधीर और येचुरी के प्रति राहुल का लगाव देखने को मिल रहा है। राहुल राजनीतिक रूप से नासमझ है, ऐसा भी बयान निकलकर सामने आया है। राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष बनाना सबसे बड़ा कारण। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश अखिल जी जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, ममता के विरोधी रंजन चौधरी को महत्व देना, क्या क्या इसे कैसे देखा जाए? ये जो है नई राजनीति एक देखते हैं माइनस कांग्रेस करके जो शुरू हो रही है, जिसका नेतृत्व जो है ममता बनर्जी करना चाह रही हैं। और पिछले दिनों जिस तरह से यूपीए को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है महाराष्ट्र में जाकर वही शरद पवार के समक्ष, तो इसके बाद जो है साफ लग रहा है कि आने वाले चुनाव में जो है आने वाली जो राजनीति है उसमें कई तरह के बदलाव हो सकते हैं। शरद पवार चूंकि पहले कांग्रेस के ही नेता थे, फिर उनकी पार्टी से वो कांग्रेस से अलग हुए। महाराष्ट्र में केंद्रित उनकी पार्टी है एनसीपी। और ये जो है, जब आपको बता दें कि जब सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था, उसी का विरोध करके शरद पवार पार्टी से अलग हुए थे और उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी। और इधर जो है एक चीज जो है 2004 के बाद शरद पवार की जो है, समझिए कि राहुल गांधी से कम बहुत ज्यादा नहीं बन रही थी, नहीं बनती भी नहीं है, क्योंकि 2004 से 14 तक जो यूपीए की सरकार रही, शरद पवार के मन में एक बात जरूर बैठी हुई है कि उनको कोई बड़ा पद नहीं दिया गया, कोई बड़ा मंत्रालय उनके नहीं दिया गया। और उसके पीछे राहुल गांधी की भूमिका है। एक तो उनकी ये है, सोनिया गांधी से पहले भी उनकी नहीं बनती थी, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि यूपीए सरकार में वो शामिल एनसीपी थी। इधर जो है ममता बनर्जी को ठीक जो है उसी ढर्रे पर चल रही है। ममता बनर्जी भी समझिए कि राहुल गांधी को पसंद नहीं करती, और नहीं पसंद करने के पीछे कई कारण है। बंगाल को लेकर उनकी पसंद नापसंदगी का सवाल बनता है, क्योंकि बंगाल में जो है ये जो ममता बनर्जी की लड़ाई जो है, जो समझिए कि सीपीएम से रही है, और सीपीएम के नेता जो येचुरी हैं, येचुरी से उनकी नहीं बनती है, जबकि येचुरी राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं। एक दूसरा मसला है अधीर रंजन चौधरी को लेकर। अधीर रंजन चौधरी को चूंकि राहुल गांधी बहुत ज्यादा प्रश्रय देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और वहां पार्टी का अध्यक्ष भी कांग्रेस का अधीर रंजन चौधरी को बनाया राहुल गांधी ने। और अधीर रंजन चौधरी ममता की काफी खिलाफ करती रहे हैं। तो ये सब जो ऐसे मसले हैं जिससे राहुल गांधी
जो है एक तरह से ममता बनर्जी और शरद पवार दोनों के निशाने पर है। तो लग रहा है कि जैसे कि जो चीजें हैं, जो भूत में बहुत सारी बातें गुजर गई हैं, उसको फिर ताजा की जा रही है। और आने वाले चुनाव में अगर इस तरह की बातें हो रही है तो जाहिर सी बात है कि शरद पवार और ममता बनर्जी भी यूपीए से छिटक सकते हैं। छिटक के बाद एक नया मोर्चा का गठन कर सकते हैं, जिसकी संभावना बन रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है इसमें मजबूती आएगी। लेकिन देखना ये होगा कि ये जो अगर नया मोर्चा कोई बनता है माइनस कांग्रेस करके, उसका भविष्य क्या होगा। उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। हर राज्य के जो छत्रप जो है, जिसको लेकर ममता बनर्जी ये बनाना चाह रही है एक संगठन या मोर्चा या जो भी है, यूपीए 2 जो भी हो, लेकिन उसमें जो है कौन से छत्रप उनके साथ जाएंगे, फिर उसका भविष्य क्या होगा, फिर टीएमसी का बंगाल के बाहर की क्या रणनीति राजनीति होगी, ये सब देखने की बात होगी। क्योंकि जो है उसी महाराष्ट्र में शिवसेना के तरफ से भी एक बयान आया कि भाई जब जो नए गठबंधन को नेतृत्व करने का सवाल है तो उसमें समझिए कि उद्धव ठाकरे का भी नाम क्यों नहीं लिया जाना चाहिए। तो ये सब अभी देखने की बात होगी। इस पूरे मसले पर कांग्रेस अभी मौन है, चुप है। सोनिया गांधी तो वैसे भी बहुत कम बोलती है। तो देखना होगा कि ये जो है आगे तक ये रणनीति क्या जाती है। और कहीं कहीं एक ऐसा भी लगता है कि इस पूरे खेल में बीजेपी को फिर जो है एक तरह से बीजेपी को घेरने को लेकर जो राजनीति चल रही है उसका लाभ फिर बीजेपी को मिले। और बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर यूपी के चुनावी घमासान में बसपा की धीमी चाल राजनीतिक समीकरण प्रभावित कर सकती है। मौजूदा समय में भाजपा, सपा और कांग्रेस के मुकाबले बसपा की तैयारियां काफी कम दिख रही हैं। ऐसे में विभिन्न दलों की कोशिश बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की है। बसपा के उभार में उसके साथ जुड़े सवर्ण पिछड़ा वर्ग समुदाय का भी एक बड़ा योगदान रहा है। भाजपा की रणनीति इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने की है। बीते एक दशक में राज्य में बसपा की ताकत लगातार घटी। सूत्रों के मुताबिक भाजपा की रणनीति बसपा के कमजोर दिखने की स्थिति का लाभ लेने की है और पिछले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उसे काफी लाभ नहीं मिला था। आपको बता दें कि ओबीसी चुनाव के भी कद्दावर नेताओं की बसपा में कमी है और इनमें कई भाजपा के खेमे में है। और इसके साथ ही भाजपा अपनी पिछली जीत को बरकरार रखने के लिए बसपा के सवर्ण और पिछड़े वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में है। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी जुड़ गए हैं। जी अकील जी, बीजेपी के खिलाफ 5 साल में क्या कुछ यहाँ पर हुआ है? देखिए, मायावती का साफ कहना है कि बीजेपी के खिलाफ बसपा ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। बीजेपी अपने राह से नहीं चले, लेकिन बीजेपी पूरा फायदा बसपा का उठाना चाह रही है। वो सुंदर कड़ी का फायदा उठाना चाह रही है जो अपने 5 साल साइलेंट रही है। साइलेंट के तौर पे अगर देखा जाए कि बीएसपी का जो वोट बैंक था, वो उस वोट बैंक पर अब बीजेपी का पूरा निशाना है, जो बचा खुचा वोट बैंक है। हालांकि देखिए, पिछड़ा वोट बैंक को लेकर बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। बड़े स्तर पर देखिए कई कार्यक्रम बीजेपी ने चलाया, जिसमें रामनाथ कोविंद ने देश के राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री तक शामिल हुए हैं। तो ऐसे में बसपा की जो कमजोरी है उसका लाभ पूरी तरीके से बीजेपी उठाना चाह रही है। जबकि अगर देखा जाए तो बीते एक दशक में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बसपा की जो ताकत था वो लगातार जुटी है। 2012 की बात करें तो उसमें 80 सीटें लगभग उनको मिली थी, जिसमें 2017 में कुल 19 सीटों पे सिमट गई थी। ऐसे में जो उसका वोट बैंक है वो 22.2% ही मिल सका था। ऐसे में इन 5 साल, जो अभी 2017 से 2022 तक जो चुनाव आने वाला, लगभग 5 साल हो गए, इसमें इस बीच में बसपा ने कोई भी ऐसे न कोई कार्यक्रम चलाया, न कोई सरकार विरोधी उन्होंने काम किया कि सरकार के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट किया हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साइलेंट मूड पर बीएसपी रही है। जबकि जो सीटें उनके पास थी, जो बची हुई सीटें थी 19 सीटें, उसमें से भी सारे विधायक उनके भी दूसरे दलों में चले गए, यानी कुछ बीजेपी और कुछ समाजवादी पार्टी में चले गए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो वोट बैंक ओबीसी समुदाय का जो वोट बैंक है, उसका फायदा बीजेपी उठाना चाह रही कि जो बचा कुचा वोट बैंक है वो बीजेपी में आ जाए। बीजेपी जानती है कि अगर हमारे पास जो सर्वान वोट अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं ओबीसी जो समुदाय का जो वोट बैंक है वो आ जाए। क्योंकि बसपा के पास कोई भी कद्दावर नेता भी नहीं है, न ही स्वर्ण का कोई बड़ा नेता है, केवल सतीश चंद्र मिश्रा के अलावा। तो ऐसे में पिछड़े वोट बैंक को लेकर साधने की कोशिश की पूरी तैयारी बीजेपी कर रही है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो भाजपा कोशिश में ये कि राज सत्ता विरोधी माहौल के उसके साथ साथ रहने वाले
लोग अगर नाराजगी दिखाते हैं तो वो उसकी भरपाई के लिए पिछड़ी बार के तरह खेमे में यानी खड़े लोग यानी पिछड़ा वोट बैंक उसे साधने की कोशिश जी। बीजेपी करने में जुट गई है। चलिए, बहुत धन्यवाद अकील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। रुक करेंगे तीसरी बड़ी खबर की ओर। कृषि कानूनों के रद्द होने के ऐलान के साथ ही पंजाब विधानसभा चुनाव की मोर्चाबंदी अब बहुत हद तक साफ हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए भाजपा से हाथ मिलाना आसान कर दिया है। एनडीए से अलग हुआ शिरोमणि अकाली दल अब बसपा ने पहले ही साथ लड़ने की घोषणा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ऑटो रिक्शा में बैठकर और कार्यकर्ताओं के घर खाना खाकर आम आदमी दिखने की कोशिश की है और इन सबको जवाब देने के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस वाम दलों के साथ लेने के प्रयास में है। कांग्रेस में 4 दशक से भी अधिक समय गुजारने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह 79 उम्र की में भी अपनी नई पार्टी के साथ नई पारी शुरू करेंगे। उन्होंने भाजपा से अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के गठबंधन के लिए कृषि कानून रद्द करने की शर्त रखी थी। कानून वापसी की घोषणा के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए पुल बांधे हैं। अब अमरिंदर के सामने चुनौती यह है कि चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री के ऐलान का किसानों पर सकारात्मक असर होता है या नहीं, क्योंकि किसान अभी तक आंदोलन पीछे लेने में नहीं हटे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पंजाब फतेह करेगा सियासी दाव, ऐसा देखने में आ रहा है। पंजाब ने नई सियासी शुरुआत यहां पर की है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शकील जी जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, देखने में आ रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर अपनी नई पार्टी के साथ एक नई पारी की शुरुआत यहां पर कर रहे हैं। बीजेपी के साथ उन्होंने देने की यहां पर बात की है, कैसे देखे इसे? कृषि बिल निरस्त होने के बाद अमरिंदर सिंह की समझिए कि का रास्ता तो साफ हो ही गया है। पहले उन्होंने कहा था कि बीजेपी के साथ हम समझौता करेंगे और कृषि बिल उसमें एक दीवार था, तो कृषि बिल खत्म होने के बाद अमरिंदर सिंह बीजेपी से समझौता कर सकते हैं। लेकिन अमरिंदर सिंह केवल बीजेपी के साथ ही नहीं, एक नया मोर्चेबंदी की तैयारी भी वो कर रहे हैं। सुखदेव सिंह ढींढसा और कांग्रेस के कुछ बागी विधायक भी उनके साथ जाने की संभावना है। इसके बाद टकसाली अकाली जो है, तो ये जो है ना, एक बीजेपी अमरिंदर सिंह टकसाली अकाली कांग्रेस के कुछ बागी विधायक मिलकर एक मोर्चाबंदी की संभावना पंजाब में दिख रही है। उधर जो है समझिए कि वो आम आदमी पार्टी एक मोर्चा बनाए हुए है, कांग्रेस की अलग मोर्चा है, शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी की एक मोर्चा दिख रही है। तो ये कुल मिलाकर जो है 4 मोर्चा जो है पंजाब में दिखाई पड़ रहे हैं और आने वाले चुनाव में इसका बहुत बड़ा असर जो है कांग्रेस की राजनीति पर पड़ती दिख रही है। कांग्रेस कितना समझिए कि इसको टैकल कर पाती है ये देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी की और अमरिंदर सिंह की अगर जुगलबंदी बनती है, गठबंधन में होता है, तो कांग्रेस का इसको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और जिस तरह से पंजाब में समझिए कि सिद्धू और चन्नी के बीच और समझिए जाखड़ के बीच आपसी कांग्रेस के भीतर ही जिस तरह का द्वंद्व जारी है, खेल जारी है, इसका समझिए बहुत बड़ा असर कांग्रेस की राजनीति पर पड़ेगा और कांग्रेस को हो सकता है इसका जो है समझिए खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पंजाब में मोर्चेबंदी जारी है। राजनीतिक रूप से 4 मोर्चा जो है वहां दिखाई पड़ रहा है। आने वाले दिनों में और क्या रूप लेता है ये देखना होगा। ये बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए किसान आंदोलन की यहाँ पर बात की गई थी, पहली शर्त अमरिंदर ने यही रखी थी कि वो किसान जो कृषि बिल है, जो कानून लेकर आए हैं, उसे वापस कर ले। हालांकि ऐलान यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कर दिया है, लेकिन फिर भी अब एक जो सकारात्मक रवैया दिखना चाहिए था किसानों में, वो भी फिर भी नहीं दिख रहा है। देखिए, किसानों की अपनी समस्या, किसान अभी भी समझिए कि वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बीच में कई तरह के धरे हैं, कुछ मीडिया भी इसमें शामिल है जो आनंद फानन में समझिए कि बातों को बढ़ा चढ़ाकर घटाकर अपने अकॉर्डिंगली पेश करता है। सबसे बड़ी चीज है, किसान पहले ही कह चुके हैं कि एमएसपी की मांग उनके लिए जरूरी है और एमएसपी जब तक नहीं सरकार उस पर कोई रवैया अपनाती है तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए 4 तारीख को इनकी जो बैठक है, उस बैठक में क्या कुछ होता है, अगली प्लानिंग क्या होती है देखना होगा। इसमें अमरिंदर सिंह की भी भूमिका को एक तरह से देखा जा रहा है। अमरिंदर सिंह क्या उसमें निर्णय लेते हैं और किसान अगर पीछे हट जाते हैं, आंदोलन से पीछे हट जाते हैं,
तभी लगता है कि अमरिंदर सिंह और बीजेपी की समझिए कि जुगलबंदी हो सकती है, जी। गठबंधन हो सकता है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें हैं अभी जो काफी डेवलपमेंट होता दिख रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए, अंतिम बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को भोपाल गैस कांड हुआ था। इस खौफनाक रात को याद कर लोग 37 साल बाद भी सिहर उठते हैं। उस रात ने हजारों जिंदगियों को ले लिया था और कई परिवारों की पीढ़ियां तक तबाह कर दी थी। कई लोगों को जिंदगी भर के जख्म दे दिए थे। वहीं गैस कांड से प्रभावित हुए लोगों को आज 37 साल बाद भी न्याय नहीं मिला है। ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इस गैस त्रासदी का दंश झेलते आ रहे हैं और इसे लेकर पीड़ितों के सवालों के केंद्र और राज्य सरकारों के पास भी जवाब नहीं है। बीते 37 सालों से पीड़ित लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। पीड़ितों के ये सवाल आर्थिक, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य सुविधा, मुआवजा, जहरीले कचरे से निपटान, मृतकों और प्रभावितों की वास्तविक संख्या और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुआवजा राशि के प्रकरण से जुड़े हुए हैं। गैस कांड प्रभावित ने इस बार की बरसी पर भी अनदेखी के आरोप लगाए हैं। तो आपको बता दें कि भोपाल गैस कांड को आज 37 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बाद में भी ये दंश आज भी लोगों को परेशान कर देता है। मुआवजे के लिए आज भी गैस कांड त्रासदी से जो प्रभावित लोग हैं वो तरस रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी गैस त्रासदी के रूप में भोपाल गैस कांड को जाना जाता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण भोपाल में ये भयानक मंजर जो है वो उत्पन्न हुआ था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 40 टन गैस का फैक्ट्री रिसाव यहां पर हुआ था। 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी उस समय, लेकिन 37 साल बाद भी आज भी लोग इस गैस त्रासदी का दंश झेल रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पास संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। जी विवेक, 37 साल हो गए हैं भोपाल गैस कांड की त्रासदी को, लेकिन आज भी जो पीड़ित लोग हैं वो इसका दंश झेल रहे हैं। कैसी स्थिति अभी भोपाल में देखने को मिलती है? गैस कांड को लेकर लोगों का क्या कहना है इस पर? बिल्कुल अंशुल, बात की जाए गैस कांड की तो गैस कांड के बीते हुए 47 साल हो गए हैं, मगर बात की जाए पुराने भोपाल की, जहां पर ये फैक्ट्री थी और जो गैस का रिसाव हुआ था जिसके कारण करीब करीब 5000 लोगों की मौत हो गई सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। मगर बात की जाए पुराने भोपाल की और जो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ अभी भी जो लोग हैं वो कुपोषित है और साथ ही जो जहरीला पानी जो वहाँ से निकल रहा है जिसके कारण जो लोग हैं वो खासा परेशान है। क्योंकि बात की जाए गैस की तो जिस प्रकार से फैक्ट्री से जो गैस जहरीली जो गैस है वो निकली थी जिसके कारण जो आसपास के जो रहवासी हैं वो उस समय तो परेशान थे और कई की तो मौत भी हो गई थी। क्योंकि बात की जाए गैस त्रासदी की तो देश में सबसे बड़ी जो त्रासदी हुई थी वो गैस त्रासदी थी। मगर अभी भी बात की जाए वहाँ के जो लोग हैं वो बताते हैं कि जो पानी जो आता है वो कहीं ना कहीं हल्का सा जहरीला आता है, कहीं जो पोषण तत्व है बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसमें गर्भवती जो महिला है उनको खासा असर देखने को मिलता है। क्योंकि अधिकांश लोगों की बात की जाए वहाँ पे तो बच्चों में खासा असर देखने को मिलता है। अभी भी जो गैस त्रासदी में जो लोग ग्रसित थे, जिन पर गैस त्रासदी जो ऑक्सीजन छूटी गई थी, जो जहरीली गैस के प्रभाव में आए थे, उसका जो प्रभाव है आज भी उनके बच्चों पे देखने को मिलता है। कई ऐसी युवा पीढ़ी हैं जो आंखों से ब्लाइंड हो चुकी हैं। कई ऐसे जो लोग हैं जो जब उनका जन्म हुआ तो बचपन से ही अपाहिज पैदा हुए हैं। तो लगातार वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के आसपास के जो रहवासी हैं खासा परेशान है। कुछ दिन पहले की बात की जाए अंशुल, तो वहाँ पे कुछ दिन पहले जो वहाँ के जो निवासी है, वहाँ जो पानी इकट्ठा होता है, एक तालाब है छोटा, वहाँ पे सिंगाड़े की खेती की जा रही थी। जिसके बाद सूचना जैसे ही मिली जिला प्रशासन को तो
उसके बाद वहां पे कार्रवाई करके जो सिंगाड़े की जो खेती की जा रही थी उस पर रोक लगा दी गई। मगर आज भी वहां पे जो आसपास के जो इलाके हैं, जो वहां जो पानी आता है, जो वहां पे जो जमीन है, वो अभी भी उसमें ऐसी कुछ पोषक तत्व, जहरीले तरल पदार्थों के मौजूद हैं, जिसके कारण जो आसपास के जो लोग हैं उनको खासा परेशानी देखने को मिलती है। जी बिल्कुल विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी गैस त्रासदी की आज बरसी है। 37 साल बीत जाने के बाद में भी गैस से प्रभावित लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।